हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ दिनों पहले मनी एंड बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। स्टूडेंट्स, मनी एंड बैंकिंग के ही मैं इस वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एसएससी का एग्ज़ाम फॉर्म भरा है और एसएससी के एग्ज़ाम जो हैं वो कुछ 1 डेढ़ महीने में होने वाले हैं। तो मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें यूनिट नंबर जो 8 है उसमें मनी एंड बैंकिंग है। तो स्टूडेंट, इसमें देखिए वो क्वेश्चन कौन कौन से ईयर में आया है, जैसे सीएचएसएल में 2019 में आया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसमें देखिए ये ईयर जो है वो सारे क्वेश्चंस में मेंशन है। जो सिविल में आया है एसएससी जेई में, तो वो भी ईयर मेंशन है, ठीक है ना। तो 2019, 18, 17, तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ये जो एसएससी की ही जो इकोनॉमी है, जिसमें एसएससी के एग्जाम में इकोनॉमी के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए विद एक्सप्लेनेशन में लेके आया हूं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट, इसमें जो सही आंसर है वो है आपका पॉइंट नंबर 1। देखिए इसमें ए बी सी डी नहीं है, इसमें 1 2 3 4 है ना। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इसमें 1 2 3 4 दिया गया है। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, चल निधि कवरेज अनुपात, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर। एक्चुअली जो वित्तीय संस्थाओं को हम इंग्लिश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो अपने अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज हैं उसको पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने के लिए जो बहुत ज्यादा है तरल संपत्ति, ठीक है, लिक्विड एसेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसके अनुपात को जो है चल निधि कवरेज अनुपात, जिसे इंग्लिश में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी कहा जाता है और शॉर्ट में एलसीआर भी कहते हैं। तो इसका जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है बैंक के रिस्क को कम करना। तो जब किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा अपनी जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होता है उसका एक जो फिक्स जो पार्ट होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना होता है, जिसको जो है हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं, शॉर्ट में CRR हम कहते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। इसका जो रेट है वो जितना अधिक होता है, बैंकों की जो साख सृजन क्षमता है, जो क्रेडिट क्रिएशन जो कैपेसिटी है वो उतनी ही कम होती है। फिर से बता देता हूं, अक्सर आता है CRR क्या होता है। तो जब किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा अपने टोटल डिपॉजिट अमाउंट का एक फिक्स पार्ट जो आरबीआई के पास रखना होता है उसे हम CRR कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक अकाउंट पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें जो करंट अकाउंट है वो इसका आंसर है। ध्यान रखना कि ये जो अकाउंट होते हैं, रेक्यूरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, पेंशन अकाउंट और सेविंग अकाउंट। तो स्टूडेंट ये तकरीबन 4 प्रकार के इन्होंने अकाउंट आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, देखिए क्वेश्चन में ईयर मेंशन है। एक्चुअली जो अधिकतर जो बिजनेसमैन है, अधिकतर मैं कह रहा हूँ सब नहीं, अधिकतर जो बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट खोलते हैं बैंक में, क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें हम एक से ज़्यादा बार एक दिन में ट्रांसैक्शन जो है वो कर सकते हैं। बिजनेसमैन को बहुत सारे ट्रांसैक्शन एक दिन में करने होते हैं, तो इसलिए वो करंट अकाउंट बैंक में जो है ओपन अपना करा लेते हैं। और जो करंट अकाउंट होता है उससे आप एटीएम मशीन से जितनी बार चाहें कई बार भी जो है अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं, और इस पर किसी भी तरह का बैंक जो है वो कोई भी जो है फीस जो है वो नहीं लेता, कोई भी यानी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लेता है। दूसरा,
जो करेंट अकाउंट होता है वो मुख्य रूप से जो भी कोई मतलब एक तरीके से जो व्यापारिक जो प्रतिष्ठान होते हैं, कमर्शियल जो एक तरीके से जो प्रतिष्ठान होते हैं उसके द्वारा वो खोला जाता है। इसमें एक दिन में कई बार जो है वो धन का लेन देन हो सकता है, यानी कि पैसा कई बार जमा भी हो सकता है और इसमें से पैसे को विड्रॉल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जापान की मुद्रा कौन सी है? स्टूडेंट देखिए, ये मैंने कुछ 2 दिन पहले भी वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें भी आपको ये बताया था कि जापान की जो मुद्रा है एक्चुअली येन है। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये एक जो है अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है, ठीक है ना। तो जो है डॉलर जो है वो अमेरिका की मुद्रा है और यूरो जो है वो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, ठीक है, और जापान की मुद्रा जो है वो येन है। तो यानी कि फर्स्ट नंबर पे डॉलर आती है, सेकंड नंबर पे जो है वो आपका जो है यूरो आता है और थर्ड नंबर पे आपका येन आता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फिल द ब्लैंक। बैंक अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस यानी कि आंख की पुतली जो स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है पॉइंट नंबर 1, एक्सिस बैंक। तो जो एक्सिस बैंक है वो अपने माइक्रो एटीएम टैबलेट के माध्यम से जो आधार आधारित लेन देन जो भी कोई यानी ट्रांजैक्शन होता है तो उसके लिए आइरिस मतलब होता है स्टूडेंट आंख की पुतली, तो उसको स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। तो इससे अगर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए जो है जो भी कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है तो उसके लिए ओटीपी, पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड, तो ओटीपी लेने के लिए एसएमएस और ईमेल का जो वेट जो है वो नहीं करना पड़ता है ना। माइक्रो एटीएम की हेल्प से लोगों को डेबिट कार्ड, पासवर्ड और पिन तथा यूजर आईडी से जो है सारा छुटकारा मिलेगा। आपको मैं बात बताऊं कि जो एनटीए नेट का जो एग्जाम होता है अब तो बहुत सारे कंपटीशन में होने लगा, तो उसमें वो हमारी फ़ोटो की आईडी चेक करने के लिए हमें जब बैठाते हैं सीट अलॉट करने से पहले, जब हमें वो कंप्यूटर नंबर बताते हैं तो सबसे पहले वो हमारी जो है फ़ोटो खींचते हैं और अगर हमने चश्मा लगाया हुआ होता है तो हमसे चश्मा निकलवाया जाता है और सबसे पहले वो स्कैन होती है ना वेरीफाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वह ब्याज की दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक, इंग्लिश में कमर्शियल बैंक बोलते हैं, अपनी लघु अवधि यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए जो ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए आरबीआई से जो धन उधार लेते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट उसको हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। जो वो इंटरेस्ट जिसकी जो दर है, रेट है, जिस पर कमर्शियल बैंक अपनी लघु यानी कि शॉर्ट टाइम की जो है ऋण मतलब लोन जरूरत को पूरा करने के लिए जो है वो धन उधार लेते हैं, उसको जो है बैंक दर के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी जो स्टूडेंट ये क्रेडिट कंट्रोल है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, तो शाखा नियंत्रण को इंग्लिश में हम क्रेडिट कंट्रोल कहते हैं, तो वो स्थापित करती है ना। तो जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया है कि 1935 में हुई थी, वो भी 1 अप्रैल 1935 में एक निजी बैंक के रूप में की गई थी और भारत सरकार द्वारा निजी बैंक के रूप में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और भारत सरकार द्वारा जो है 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट मैं एक्सप्लेनेशन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो तो जब मैं एक्सप्लेनेशन, देखिए इसमें दी भी है मैंने और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी रहे। ये नहीं है कि एक वीडियो में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत दे दें लेकिन क्वेश्चन समझ में ना आए। रट्टाफिकेशन भी किसी हद तक जरूरी होता है, बट ये जो एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन है इनके बारे में जो है हमें नॉलेज होनी चाहिए। चलिए, भारत में बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आईएफएससी का पूरा नाम क्या है? स्टूडेंट देखिए, ये जो भी जब से बैंकिंग है इसमें हम आईएफएससी कोड का अक्सर यूज करते हैं जब हमें एनईएफटी करनी होती है, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम होता है पॉइंट नंबर 2 इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आईएफएससी मतलब पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है वो एक्चुअली इसमें
11 डिजिट होते हैं और ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नंबर होता है जो अक्षर और अंकों का संयोजन होता है। हमें आजकल जो है चेक लगाने की बैंकों में जरूरत नहीं है, हम आराम से जो है जिस बैंक का चेक होता है, जिस ब्रांच का चेक होता है, तो हम उस ब्रांच में जाकर एनईएफटी फॉर्म भरकर सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफर भी करवा सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए आईएफसी का जो उपयोग होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, जैसे कि एनईएफटी होता है, आईएमपीएस होता है और जो है वो आरटीजीएस के लिए भी होता है। ठीक है ना। इसमें हमें जो भी कोई ट्रांसफ़र करनी होती है या हमें जो है ऑनलाइन ये जो हमें फंड जो है वो ट्रांसफ़र करना होता है तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। तो हर एक बैंक के लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ये जो आईएफएससी जो है इसका निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीय संस्थापक बैंक कौन सा है? स्टूडेंट आया हुआ क्वेश्चन है तो ध्यान रखना। इसका आंसर है पॉइंट नंबर 1, मोहम्मद यूनस। तो जो ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हैं मोहम्मद यूनस, उनको माना जाता है और वर्ष 2006 में यूनिस को नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो आपको याद रखना, ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना, कि जो मोहम्मद यूनिस है उन्हें नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो आंसर है सन 2006 में। और ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना? तो स्टूडेंट्स वो सन 1975 में की गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है स्टूडेंट्स की, वर्तमान समय में स्टेट लेवल पर कहाँ कहाँ पर जो है वो ग्रामीण बैंक हैं? तो स्टूडेंट वो हैं हमारे त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी में। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो आप जानते होंगे पॉइंट नंबर 1, ग्रेशम का नियम, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। इस सिद्धांत को जो दिया था वो सर थॉमस ग्रेशम ने दिया था और ग्रेशम ही जो है वो इनके नाम पर ही ग्रेशम का नियम जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है। आई थिंक ये महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के जो थे ये आर्थिक सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 9, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है। ठीक है, ब्रांच है। तो एआरडीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है? स्टूडेंट एआरडीसी का पूरा नाम है कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम। पॉइंट नंबर 4। ठीक है। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नाबार्ड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो ये नाबार्ड की एक शाखा है, ब्रांच है, जिसका जो पूर्ण रूप है वो कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम है। ठीक है। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी सन 1982 में। तो स्टूडेंट इसमें से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई? तो आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर है स्टूडेंट 1982 में। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की जो स्थापना है वो निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई? तो उसका आंसर है शिवारमन समिति। इसका जो उद्देश्य होता है ग्रामीण बैंकों इसका नाबार्ड का, तो वो ग्रामीण विकास और अर्थशास्त्र को प्रोत्साहन देना है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्टूडेंट सही आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। किसी भी देश की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो उस देश की सर्वमान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वव्यापी नीति होती है। तो भारत में जो मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है। और भारत में आरबीआई द्वारा निर्धारित जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उससे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, इंग्लिश में इकोनॉमी बोलते हैं, और उसमें विनिमय दर एक्सचेंज रेट के जो निर्धारण है और व्यापक विकास का मूलाधार है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष में पहली बार प्रयोग किया गया था? स्टूडेंट
ये जो एग्जाम में आंसर है इनमें से एक्चुअली एक भी ठीक नहीं है। जो जीरो बेस बस्टिंग है विश्व में सबसे पहले अमेरिका द्वारा सन 1970 के दशक में इसको शुरू किया गया था। और शून्य आधारित जो बजट है यानी जीरो बेस बस्टिंग, इसके जो है इसका जनक जो माना जाता है वो पीटर पायर को माना जाता है। और भारत में जो जीरो बेस बस्टिंग हुई थी सबसे पहले वो 1983 में की गई थी। स्टूडेंट क्वेश्चन में 1984, 85, 87, 1989 दिया गया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑप्शन 1984 लगाया है तो वो आई थिंक ठीक माना गया होगा। ठीक है, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा है इसे वर्ष 1987 में अपनाया गया। देखिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गए, एक है कि पहली बार प्रयोग किया गया था और दूसरा है कि अपनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। जो 1983 में तो आरंभ किया गया था, शुरू की गई थी, और केंद्र सरकार ने जो अपनाई थी वो 1987 में अपनाई थी। ठीक है ना स्टूडेंट। इस बजट में इस बात पर यह ध्यान दिया जाता है कि किसी मत पर जो एक्सपेंसेस करना है या नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 12, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं तो जाना जाता है। स्टूडेंट सही आंसर है देखिए क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस जो होती है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि पेमेंट हो या कोई सिक्योरिटी हो या कोई डेरिवेटिव जो ट्रांसैक्शन है उससे विनिमय की सुविधा के लिए बनाई गई है। इस तरह के जो भी कोई क्लियरिंग हाउस होते हैं उसमें चेकों का लेन देन जो है वो सरलता पूर्वक कम टाइम में हो जाता है, और जनरली जो इसका जो प्रतिनिधित्व होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और 2018 में एसएससी जेई सिविल एग्जाम में आया भी हुआ है। तो सही आंसर है डीडी, जिसका पूरा नाम होता है डिमांड ड्राफ्ट। तो जो डीडी जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये बैंक जो है वो खुद से जारी करता है, इशू करता है। जारी या निर्गमित करने को हम इंग्लिश में बोलते हैं इशू करना। और ये एक प्रकार का जो है बैंकर्स चेक है जो किसी भी व्यक्ति को पेमेंट के लिए एक आदेश पत्र के रूप में कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आता है कि जो चेक होता है उसका टाइम कितना होता है। तो स्टूडेंट्स इसका टाइम मैक्सिमम जो होता है वो 3 महीने का कर दिया है, पहले ये एक्चुअली 6 महीने का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, बुल और बियर निम्नलिखित वाणिज्यिक गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बुल और बियर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली शेयर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, जिसे आप जो है शेयर मार्केट को सर्राफा बाजार भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो शेयर मार्केट होता है एक्चुअली वो एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर शेयर्स की सेल्स और परचेज होती है, और उनमें होने वाली जो भी कोई वृद्धि होती है वो उसका केवल एस्टिमेशन लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे बाजार की जो भी कोई सिक्योरिटीज होती हैं उनकी सेल्स को प्रोत्साहन मिले। ठीक है, और बुल और बियर जो होते हैं वो शेयर मार्केट से रिलेशन रखने वाले वर्ड हैं। एक वर्ड और होता है तेजरिया, शेयर मार्केट में स्टॉक की कीमतों में जो भी कोई वृद्धि होती है, और जो मंदरिया वर्ड होता है स्टॉक की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए ये एसएससी जेई सिविल में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें पॉइंट नंबर जो है वो 2 बिल्कुल ठीक है कि अवमूल्यन से, इंग्लिश में डिवैल्यूएशन बोलते हैं, विदेशी बाजार में निर्यात महंगा हो जाता है। मतलब क्या समझा दूं मैं आपको थोड़ा सा इसमें, कि जब किसी भी देश द्वारा मुद्रा का एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज होता है दूसरी मनी की तुलना में, तो वो जानबूझकर कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को हम डिवैल्यूएशन ऑफ मनी कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। और मुद्रा के जो अवमूल्यन होता है उससे निर्यात जो होता है, हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाता है, और अवमूल्यन की नीति जो होती है वो एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए ही की जाती है। अवमूल्यन की स्थिति में निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, और आयात जो होता है, जो इंपोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और इसकी मात्रा स्वतः ही नियंत्रित हो जाती है।
तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैंने आपके इसमें एसएससी जेईई और बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं एसएससी के डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, तो बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही विद एक्सप्लेनेशन जो हैं वो तैयार किए हैं, और डेली मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और कोई भी अगर आपको कमेंट देना है तो हमेशा मैं स्वागत करता हूं आपके कमेंट्स का। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8057185980। किसी को कोई भी सजेशन देना है, डिस्कशन करना है, तो वो मुझसे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर डिस्कस कर सकता है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू।